देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएनएस 183 पर्यटन मनोविज्ञान, ये आपकी बुक रहने वाली है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम अगर मैं आपको बता दूँ तो 50 नंबर का आपका पेपर होता है और 2 घंटे का मात्र आपका इसका एग्ज़ाम रहने वाला है और एक क्वेश्चन आपको इसमें 10 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ बीएनएस 183 जो आपकी बुक है, इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो 10 चैप्टर हैं, ठीक है? हर एग्जाम में क्वेश्चन भी लगभग 8-10 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो चलिएगा हम लोग इस क्लास को देखते हैं और पूरी बुक में क्या-क्या है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जो आपके लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिएगा आपका जो पहला चैप्टर क्या रहेगा, पर्यटन का परिचय, ठीक है? जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर आप देखेंगे मनोविज्ञान और पर्यटन क्या है, ठीक है? या पर्यटन का क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पर्यटन मनोविज्ञान का कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, ठीक है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है क्या है, इम्पोर्टेंट बहुत हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिएगा पर्यटन और मनोविज्ञान। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान क्या है, ठीक है? देखिएगा मनोविज्ञान समय और स्थान में मनुष्य के जीवन के अध्ययन करते हैं, यानी मनोविज्ञान के जरिए हम लोग क्या करते हैं, समय का और स्थान का अध्ययन, मतलब होता है स्टडी, यानी किसी चीज की अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं उसी को बोलते हैं भाई स्टडी करना, अध्ययन करना होता है। और मानव विज्ञान, ठीक है, सॉरी, मानव विज्ञान में अगर हम लोग बात करें तो मानव विज्ञान में क्या होता है भाई, स्थान और समय, यानी मनुष्य के जीवन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसमें मानव विज्ञान, वही मानव विज्ञान है। समय मूल रूप से भूवैज्ञानिक समय के मापने को दर्शाता है, जिसमें मानव की उत्पत्ति, देखो मानव विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे भाई मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी मानव जो है वह दुनिया में उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कैसे आया है, मानव का विकास कैसे हुआ, एक मानव से दूसरे मानव में क्या अंतर है, जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। स्थान, मानव आबादी की परिस्थितियां और पर्यावरण से संबंधित हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। भाई हम अगर स्थानों की बात करें, जो मानव की आबादी है, पर्यावरणीय, मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है जो पृथ्वी पर रहता है, इन सब चीजों का क्या है, मानव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ठीक है? मानव विज्ञान में हमारी जो पुरानी संस्कृति है, ठीक है, मानव विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है और जो हमारी नई संस्कृति है, ठीक है, पुरानी संस्कृति के साथ साथ नई यानी वर्तमान में फलने फूलने वाली संस्कृतियों का अध्ययन शामिल है। यानी मानव विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है और जो हमारी नई संस्कृति है, इन दोनों के बीच में आप लोग कह सकते हैं कि एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति कैसे फलती फूलती है, कैसे आगे बढ़ती है, ठीक है? तो इन सब चीजों का क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है? ये होता है अगर हम लोग मानव विज्ञान की बात करें। अन्य विषयों के विपरीत समग्रता में मनुष्य का अध्ययन करता है, जहां अन्य विषय में केवल मनुष्य के किसी विशेष पहलू पर अध्ययन किया जाता है। देखो अगर हम मानव विज्ञान की अगर बात करूं तो मानव, पूर्ण मानव का अध्ययन जो होता है इसी में होता है, और कोई विषय होगा तो उसमें मनुष्य के किसी एक क्षेत्र का अध्ययन हो सकता है, लेकिन जो मानव विज्ञान है उसमें आप लोग कह सकते हो कि समग्रता में मनुष्य का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण मानव का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है, ठीक है? मानव विज्ञान शब्द जो है वह कह सकते हो कि ग्रीक शब्द एथोनोप्रेस का अर्थ है, जिसमें हम मानव, और लोगस का अर्थ अध्ययन से लिया गया है। हम अध्ययन क्या करते हैं भाई, मानव विज्ञान में हम लोग जो स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं मानव विज्ञान में, किस चीज का अध्ययन करते हैं भाई, हम कौन हैं, हम मतलब क्या, मानव कह सकते हो, ठीक है? यानी हम का मतलब आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि मानव को ये लोग कह रहे हैं, ठीक है? भाई हम कौन हैं, यानी अतीत और वर्तमान, यानी मनुष्य का भाई अतीत क्या था, पुराना कैसे था और आज का कैसा है, हम कैसे बने, यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई ना भाई, मानव जो है वो कैसे आया है, किस प्रकार से आया है, ठीक है? इन सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ठीक है? इस रूप में ये लोग बता रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी हम क्यों हैं, यानी मानव जो है क्यों है यहाँ पर, और मानव में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विविधता है और जो रूप है, इन सारी चीजों का क्या कह सकते हैं कि हम मानव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, और मानव विज्ञान में इन चीजों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं।
हम मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं भाई, जो मानव विज्ञान है उसको कैसे अध्ययन किया जाता है देखिएगा। तो देखिएगा, हाँ, मानव विज्ञान जो है का उद्भव पूर्व की खोजों और उपनिवेशीकरण की यूरोपीय यात्रा में निहित है। यानी अगर मैं मानव विज्ञान की बात करूं तो भाई मेरे जो मानव विज्ञान है, ये मानव विज्ञान के मानव के उद्भव की जो पूर्व खोजे हैं और जो उपनिवेशीकरण है उसकी यूरोपीय यात्रा में क्या है, ये क्या है, पूरी तरह से इसको आप क्या है, निहित है। ठीक है। अगर 1890 में सर जेम्स फ्रेजर द्वारा गोल्डन बाउज में प्रकाशित पहले लेख में यात्रियों, प्रशासकों, मिशनरियों आदि के कथन पर आधारित है, जिन्होंने दूर दूर की जगहों की यात्रा स्थान, लोगों की संस्कृतियों, अनोखी कहानियों के तौर पर प्रस्तुत किया। यानी मानव विज्ञान में अगर आप बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं भाई, मानव की जो जगहें हैं, जो यात्राएं हम घूम घूम करके हम लोग क्या करते हैं, मानव का रहन सहन कैसा, उसकी संस्कृति कैसे, उसका खान पान कैसा, उसका कल्चर कैसा है, इन चीजों का जो अध्ययन है कह सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं भाई, मानव विज्ञान में करते हैं। मानव विज्ञान में हम जब मानव का अध्ययन करते हैं भाई, मानव में हम लोग देखते हैं कि लोग सोचते हैं उन्हें क्या करना है। देखा होगा ना, हर व्यक्ति सोचता भाई उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या है, इसी चीज में क्या है, ये होती हैं। लोग क्या कहते हैं या लोग वास्तव में क्या करते हैं, इन सारी चीजों का जो अध्ययन है, यानी मानव का जो व्यवहार है, जो आदर्श है, इन सब चीजों का अध्ययन मानव विज्ञान में करते हैं। पर्यटन क्या होता है, मानव विज्ञान तो आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करें पर्यटन क्या है। पर्यटन का एक लंबा इतिहास है। अगर हम लोग बात करें ना भाई, पर्यटन कोई आज की तो चीज है नहीं। पर्यटन जो है बहुत पहले से कह सकते हो चली आ रही चीज है। ठीक है। और मानव जाति की संस्कृति में पर्यटन है। ठीक है। ऐसी कोई नई चीज नहीं कि लोगों ने घूमना फिरना आज से ही शुरू किया है। भाई घूमना फिरना यानी जो पर्यटन है वो तो हमारे कल्चर का पार्ट है, ये कह रहे हैं, संस्कृति, आप समझते हो। यह समकालीन जो हमारे लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य है। यह दुनिया के उद्योगों में से एक है। भाई यानी पर्यटन जो है ये दुनिया में एक प्रकार के उद्योग यानी इंडस्ट्री बन चुका है। पर्यटन समझते हो, पर्यटन भी एक प्रकार की क्या इंडस्ट्री है। विकासशील देश यानी तीसरी दुनिया के कई राष्ट्रों के लिए एक विकास, अगर कई सारे देखो मैंने देशों में देखोगे ना तो विकास का साधन है, पैसे कमाने का साधन है। कई सारे तो दुनिया में ऐसे देश हैं जो पर्यटन के सहारे ही चल रहे हैं, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर भैया भाई खेती नहीं होती है या व्यापार उतना ज्यादा नहीं है, यानी वहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, और जो लोग उस देश में घूमने फिरने जा रहे हैं उसी से उन देशों की क्या है, अर्थव्यवस्था चल रही है, समझ रहे हो। तो पर्यटन कह सकते कि इस लेवल तक पहुंच गया है। स्मिथ ने अपनी पुस्तक में हम लोग कह सकते उसने बताया था, एक अस्थायी रूप से कार्यनिवृत्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है, जो स्वेच्छा से एक परिवर्तन का अनुभव करने का देश दूसरे। नहीं, पर्यटन में लोग क्या करते भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं ना, समझ रहे हो। पर्यटन में क्या था, जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं कश्मीर गया हूँ तो वहां पर मैं कुछ क्या करूंगा, अलग अनुभव करूंगा। अनुभव की तलाश में लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कह सकते कि पर्यटन कर रहे हैं। अब पर्यटन क्या है, पर्यटन को आप लोग कह सकते अवकाश का समय और विवेकाधीन आय और सकारात्मक स्थानीय स्वीकृति, ये पर्यटन के रूप में जुड़ता है। जैसे मान लो भाई पर्यटन आदमी कब करेगा, जब उसके पास अवकाश हो गया, यानी छुट्टी होगी, छुट्टे के समय में, और आपके विवेकाधीन यानी आपके पास कुछ आय भी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी पर्यटन फ्री में हो जाएगा। ठीक है। और एक प्रकार से सकारात्मक स्थानीय स्वीकृति, यानी आप जहां घूमने जा रहे हैं वहां की परमिशन हो, ये पर्यटन से जुड़ा है। स्मिथ के अनुसार किसी व्यक्ति के पास समय यानी आय मतलब जैसे भोजन, कपड़े, आवास, देखभाल, जाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, और पर्यटन के पक्ष में सकारात्मक संस्कृति एक व्यक्ति के नियमित और नीरस जीवन में विराम लगाने की स्वीकृति देती है। यानी पर्यटन में कह सकते ये सारी चीजें क्या हैं, शामिल हैं। अब अगर आप जैसे हम लोग बात करें, पर्यटन में 4 तत्व जरूर होते हैं। यानी जैसे भाई अगर आप कोई व्यक्ति पर्यटन करता है तो पर्यटन में 4 चीजें होंगी ही होगी। पर्यटन में क्या क्या होता है, जैसे यात्रा की मांग, ठीक है, तो यात्रा की मांग होती। दूसरा क्या है, पर्यटन मध्यस्थ, गंतव्य प्रभाव और प्रभाव की सीमा, ये 4 चीजें थी। यात्रा की मांग का मतलब क्या है, यानी पर्यटन में हम लोग जैसे बोलते हैं भाई, यात्रा की मांग का मतलब है अधिक यात्रा को सक्षम करने वाले आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यात्रा की मांग है ना।
गंतव्य प्रभाव यानी एक प्रकार से जैसे हमारी ऐतिहासिक पहुँच है, राजनीतिक और आर्थिक। मध्यस्थता मतलब यात्रा को जो होटल है, मध्यस्थ वो करता है, जैसे होटल है, परिवहन है, ट्रैवल एजेंट है, सब लोग मध्यस्थता करते हैं, ठीक है? प्रभाव की सीमा और श्रेणी भी होती है, ठीक है? ये खास तौर से सारी 4 चीज़ें जो हैं पर्यटन में शामिल ही होती हैं, ठीक है? और इनके बिना कह सकते हैं भाई जो पर्यटन है वह हो नहीं सकता है, ठीक है? तो पर्यटन को आप लोग सिर्फ घूमना-फिरना ही हम लोग नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो पर्यटन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर के हम लोग क्या है कुछ नया अनुभव करने की कोशिश करते हैं और पर्यटन आज लोग कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा साधन या कह सकते हैं जरिया बन चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऐसे कई सारे देश हैं, ऐसे कई सारी कंट्रियां हैं जो पर्यटन के सहारे उनका कह सकते हैं कि सारा काम चल रहा है। भाई पर्यटन के जरिए उस देश की जीडीपी जो अर्थव्यवस्था है वह पर्यटन पर ही टिकी हुई है। अगर वहाँ पर्यटन ना हो तो कुछ नहीं बचेगा, पर्यटन पर ही उनकी पूरी इकोनॉमी है। अब हम लोग बात करेंगे पर्यटन का प्रभाव कि पर्यटन का प्रभाव जो होता है वो कैसे पड़ता है। पर्यटन के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए इस क्षेत्र में बड़े-बड़े अनुसंधान यानी रिसर्च की गई है। यह यद्यपि हमने यह देखा कि पर्यटन का सकारात्मक और नकारात्मक, अरे भाई हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा ही ना। अरे जैसे मान लीजिए अगर मैं पर्यटन करूंगा तो हो सकता है भाई पर्यटन का मुझे कुछ फायदा मिल जाए और कुछ नुकसान भी तो होगा, ऐसे थोड़ी कि सब फायदा ही होगा ना। तो पर्यटन के कह सकते कुछ फायदे भी हैं यानी सकारात्मक पक्ष भी है और कुछ इसके नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं जिसको हम लोग होते हैं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। उसका मूल्यांकन हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं भाई पर्यटन का। जैसे पर्यटन क्या है कि पहला अगर बात करेंगे तो आर्थिक परिणाम। पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख प्रोत्साहन आर्थिक है। यह समझा गया कि पर्यटन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली लाभकारी कारक। पर्यटन से कहते भैया आर्थिक लाभ बहुत होता है, समझ रहे हो कि जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में वही ताजमहल है, लाल किला है, दुनिया भर के हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं, तो इससे क्या होता है आर्थिक लाभ होता है, समझ रहे हो। यानी जब लोग तुम घूमने फिरने जाओगे वहाँ कुछ टिकट उकट लोगे, यहाँ सामान उमान खरीदोगे तो क्या होगा इसका एक आर्थिक लाभ हमारी सरकार को होता है और वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनको भी तो लाभ होता है। अरे तुमने भैया खाने का सामान लिया, पीने का सामान लिया, पानी की बोतलें खरीद लिया है, समझ लो। तो क्या है इस एक प्रकार से आर्थिक लाभ कह सकते हो कि पर्यटन से अच्छा खासा होता है, देखा होगा ना। ठीक है। पर्यटन से और दूसरा आर्थिक लाभ क्या होता है जैसे भाई हमारे जैसे मान लें हमारे इलाके में पर्यटन टूरिस्ट प्लेस बन गया, लोग बहुत घूमने फिरने आते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेरोजगारी भी कम हो सकती है। देखो बहुत सारा लोग टूर पर्यटन क्षेत्र में काम करने लग जाएंगे, ये होता है, ठीक है। और अन्य जो गतिविधियां हैं वह भी कह सकते बढ़ जाती ना। अरे किसी इलाके में अगर पर्यटक स्थल बन जाएगा तो आसपास का जो इलाका रहेगा, आसपास की जो चीजें रहेंगी वो क्या हो जाती हैं बहुत ज्यादा ही हम लोग क्या देखते हैं डेवलप हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा क्या भाई विकास हो जाता है। एक पर्यटन का एक आर्थिक लाभ पहुंचता ना। अब जैसे मान ले कि भाई हमारे इलाके में एक पर्यटक स्थल बन गया है, भैया जितना बेरोजगार आदमी होगा कुछ ना जा करके कोई आदमी वहाँ कपड़ा बेच लेगा, कोई कुछ खाने पीने की चीजें बेच लेगा, कोई वहाँ गाड़ी वाड़ी चला लेगा, लोगों को लाने ले जाने के लिए कुछ कर लेगा, इससे बेरोजगारी खत्म हो जाती है। दूसरा सरकारों को भी लाभ होता है, खास तौर से अगर पर्यटन होता है, लोग आते हैं जाते हैं तो टिकट उकट बनता है, लोग भाई कहीं पर देखने के लिए कुछ जो टिकट लगा रखी है, ठीक है, इससे भी आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होता है। वहां की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन से चलती है, समझ रहे हो। यानी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उस यानी आर्थिक लाभ पर्यटन से सबसे ज्यादा हम लोगों को होते हैं। अगला है सामाजिक लाभ या सामाजिक परिणाम क्या है। पर्यटन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी होते हैं। पर्यटन देखो पर्यटक क्या है जहां शोध पर्यटक की गतिविधि प्रेरणाओं दृष्टिकोणों अपेक्षाओं और उनके अनुरूप क्रय निर्णयों की मांग पर केंद्रित है। पर्यटक मतलब समझते हो हम लोग किसे कहते हैं पर्यटक मतलब भाई मेरे क्या होता है कि जो व्यक्ति घूमने जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पर्यटक कहते हैं, समझ रहे हो। वो उसको हम लोग क्या करें पर्यटक कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि मैं कश्मीर घूमने गया हूँ, भाई मैं क्या हूँ पर्यटक हूँ, समझ रहे हो। और मेजबान कौन है कि जहाँ आप लोग घूमने गए हैं वहां के लोगों को हम लोग बोलते हैं मेजबान, ठीक है। पर्यटक मेजबान में क्या होता है एक प्रकार से संबंध होता है। जो पर्यटक है जैसे मान लीजिए कि तुम भारत से अमेरिका घूमने गए हो
तो तुम क्या हो? एक पर्यटक हो और अमेरिका एक मेजबान है। भाई पर्यटक में और मेजबान में क्या होता है कि एक संपर्क होता है, समझ रहे हो? सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क भी हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है। भाई अगर पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा, अगर पर्यटन बढ़ेगा तो सामाजिक जो रिलेशन है, सामाजिक जो परिणाम है, उनमें भी एक प्रकार से क्या है, बहुत ज़्यादा काम होता ना। जैसे भाई आप कहीं पर घूमने-फिरने गए हैं, तो वहाँ क्या समाज का प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपका प्रभाव वहाँ कर समाज पर भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, तो हम लोगों को पर्यटन में देखने को मिलती हैं, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें पर्यटन में होंगी ही होंगी, समझ रहे हो? भाषा, भई पर्यटन से अगर आप देखें भाषा का बड़ा विकास होता है, समझ रहे हो? कि जैसे मान लो भाई कहीं पर टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो वहाँ की भाषा हो सकता है शायद वो थोड़ा बढ़ जाए। भाषा का विकास कह सकते हैं पर्यटन से हम लोगों को देखने को मिलता है ना। कहीं पर भी अगर पर्यटक स्थल बन गया यानी टूरिस्ट प्लेस बन गया है, तो भाषा ज़रूर बढ़ेगी। नूनेज ने बताया कि भाषाई अभिरुचि जिसमें आमतौर पर कम साक्षर मेजबान आबादी द्विभाषी व्यक्तियों का निर्माण करती है। आमतौर पर्यटक उन्मुख समुदाय या देश में द्विभाषी व्यक्तियों के समूह को आमतौर पर पुरस्कृत किया जाता है। मिथेल और वाल के अनुसार सांस्कृतिक मतभेद द्विभाषी एक हानिकारक तरीके से मेजबान समाज की संस्कृति की पहचान को प्रभावित किए बिना पर्यटक उद्देश्य की स्थानीय संस्कृति में हेर-फेर की स्थिति में यानी भाषा का विकास होता है क्योंकि जहाँ पर भी अगर कोई पर्यटक स्थल बनता है ना, तो वहाँ के लोग 2-3 भाषाओं को सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई हमारे गाँव में एक पर्यटक स्थल बन गया है और वहाँ पर विदेश-विदेश का भी आदमी आ रहा है। तो हो सकता है उस गाँव के लोग विदेशी भाषाओं को भी समझ लें और हो सकता है जो देश-विदेश का आदमी आ रहा है वहाँ की भाषा को सीख ले। तो इससे कह सकते हैं कि भाषा का भी एक प्रकार से लाभ पहुँचता है, समझ रहे हो? पर्यटक स्थल का वैसे मान लीजिए तुम्हारा घर ठीक है? भी मान लीजिए ऐसे किसी पर्यटक स्थल के पास है। हो सकता है वहाँ दुनिया भर के लोग पर्यटन करने आते हों, घूमने-फिरने आते हैं, तो आप उनकी भाषा को सुन-सुन कर के भाषा सीख गए हो। ऐसे भी कई बार हो जाता है, ठीक है? या ऐसे कई पर्यटक स्थलों पर कई बार ऐसा होता है जैसे हम लोग कहीं पर घूमने-फिरने ज़्यादा चले गए, तो वहीं की भाषा बोलने लग गया बीच-बीच में, सीख लिया, ठीक है? इससे कह सकते हैं कि भाषा का जो विकास है, पर्यटन से होता है, भाषा का प्रगति होती है अगर हम लोग बात करें ना, भाषा इससे डेवलप होती है। तो भाई ये पर्यटन का एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है, आप समझ रहे हो? पर्यटन का आर्थिक प्रभाव पड़ता है, वही एक जगह की संस्कृति का विकास जो पर्यटन के कारण भी होता है। जैसे आप लोग कहीं घूमने-फिरने गए हो और आपने वहाँ के लोगों को देखा वो लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे रहते हैं, तो वैसे भी आप कपड़ा पहनने लग जाओगे, रहने लग जाओ ये क्या होगा एक प्रकार का प्रभाव पड़ गया ना, कि आपने उन लोगों को देख कर के वैसा करने लग गए, समझ गए हो? कई बार ऐसा भी होता कि जैसे मान लीजिए कि भई हमारे यहाँ पर्यटन स्थल है, लोग वहाँ पर घूमने-फिरने आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं जैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, वैसे हम लोगों ने भी पहनना शुरू कर दिया। ये क्या एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रभाव होता है ना, यानी आपने देख कर के वैसा ही कर दिया, खास तौर से कल्चर में बदलाव हो गया। ये क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? पर्यटन के प्रभाव में ही हम लोग इसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। भाई ये पर्यटन का प्रभाव। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पहले चैप्टर से क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, तो हर साल आता है। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा आपका क्या रहेगा? पर्यटक और पर्यटन। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, पर्यटन और पर्यटक के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? ये पूछा भी आपके जा सकता है। दूसरा इसमें आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा, पर्यटन अध्ययन का इतिहास, ठीक है? और पर्यटक और पर्यटन के कितने प्रकार हैं, ठीक है? तो प्रकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई पर्यटन क्या है, ठीक है? पर्यटन का मतलब आप समझिएगा, देखो पर्यटन एक ऐसी समा संयोजक पद्धति है, जिसमें आबादी सबसे दूर हो जाती है। यहाँ सभी रोज़मर्रा के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम सामान्य जीवन का दिन कहते हैं। जहाँ हमारी भूमिकाओं के अनुसार कुछ गतिविधियाँ करते हैं, चाहे हम घर में हों, कार्यालय में हों। पर्यटन में हमारे सामान्य रोज़मर्रा के सांसारिक जीवन का से मिला एक विराम है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर चला जाता है और उसका दिन सामान्य दिनचर्या से संबंधित नहीं होता। पर्यटन का मतलब समझते हो कि यहाँ ये लोग को भाई करें कि जैसे मान लीजिए भाई कि पर्यटन का मतलब होता है कि जब मैं किसी जहाँ मैं रहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं कश्मीर में रहता हूँ,
और कश्मीर में भाई मैं डेली जो काम करता हूँ, चलो ठीक है मैं नौकरी चाकरी करता हूँ, और मान लीजिए कि मैं एक एक दिन मैं क्या करता हूँ, कश्मीर से निकल के कहीं दूसरी जगह चला जाता हूँ, वहां पर रहता हूँ, मेरी जो दिनचर्या है वो नहीं मैं कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पर्यटन से संबंधित कहते हैं। पर्यटन का मतलब होता है एक प्रकार से कि हम लोग जो घूमने और फिरने जाते हैं, देखो आप जो डेली रूटीन में काम जैसे मान लीजिए आप भाई आप पढ़ाने वाले हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, ठीक है? तो आपका कोई न कोई काम है, आप डेली करते हैं, आप नौकरी-चाकरी करते हैं ना? तो आपने भाई मान लीजिए आपने छुट्टी ले ली और छुट्टी लेकर के किसी और स्थान पर चले गए और वहाँ पर आपने जो डेली रूटीन आपका वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप वहाँ आराम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इधर-उधर आ जा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यटन। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यटन, इन टूरिज़्म जिसको बोलते हैं ना, अरे घूमने-फिरने जो हम लोग जाते हैं उसी को तो पर्यटन बोलते हैं। अब भई अगला है पर्यटक क्या है? अब थोड़ा पर्यटक समझिए। पर्यटक का सिंपल से मतलब ये होता है, एक पर्यटक को अस्थायी रूप से सह-अवकाश व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्वेच्छा से परिवर्तन का अनुभव करने के उद्देश्य से घर से किसी दूर स्थान पर जाता है। यानी जैसे मान लीजिए मैं हूँ भाई और मुझे कुछ नया अनुभव करना है, तो मैं अपने घर से दूर कहीं चला जाऊँगा। तो पर्यटक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, तो आप क्या हैं, एक पर्यटक हैं। यानी जब हम यदि कोई व्यक्ति ध्यान सुनना, यदि कोई आदमी अपने घर से व्यवसाय या सुख के कारणों से, ठीक व्यवसाय के कारण भी, सुख के कारण और किसी भी कारण से कम 24 घंटे के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो वह पर्यटक हो गया। भाई 24 घंटे के लिए अगर आप 80 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहे हैं, भैया आप पर्यटक बन जा रहे हैं, समझ रहे हो? कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये कह रहे हैं ना, यानी पर्यटक जो है अधिवास से बाहर लोगों की अकल्पिक संगति है। यानी पर्यटक उसको बोलते हैं कि भाई मेरे जो अपने घर से बाहर निकल कर के 80 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है और 24 घंटे के लिए जा रहा है, वो सभी लोग पर्यटक ही माने जाते हैं। ठीक है? पर्यटक उसको बोलते हैं जैसे तुम कहीं घूमने-फिरने जाओगे ना, तो तुमको पर्यटक बोला जाता है कि यानी कोई उस आदमी को पर्यटक हम लोग कहते हैं। घरेलू जैसे किसी देश के निवासी केवल उस देश के भीतर यात्रा करते हैं तो भाई घरेलू पर्यटक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ भारत में ही भई आप केरल से कश्मीर चले जा रहे हैं और कर्नाटक से असम चले जा रहे हैं और बिहार से पंजाब चले जा रहे हैं और पंजाब से हिमाचल चले जा रहे हैं घूमने-फिरने के लिए, तो क्या है, घरेलू पर्यटक है। फिर अंतर्गामी पर्यटक होता है, किसी दिए गए देश में यात्रा करने वाले गैर निवासी, जैसे आप किसी और देश में जाकर के घूम फिर रहे हैं तो आप क्या अंतर्गामी पर्यटक हैं। और विदेश जाने वाले, एक देश के निवासी जब दूसरे देश की यात्रा करते हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, विदेशी पर्यटक है। क्या है? ये विदेशी पर्यटक, इसको श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे पर्यटक और पर्यटन के प्रकार। तो भाई पर्यटन कितने प्रकार का है? पर्यटन की क्षेत्र के आधार पर, अवधि के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, पर्यटक की संख्या के आधार पर पर्यटक अलग-अलग पर्यटन जो है अलग-अलग प्रकार का पर्यटन होता है। जैसे घरेलू पर्यटन होता है ना, जैसे मान ली भाई आप अपने देश में घूम फिर रहे हैं, तो कैसा हो गया? ये घरेलू पर्यटन है। जैसे आप असम चले गए, त्रिपुरा चले गए, मणिपुर चले गए, देश में घूम लिए तो भाई घरेलू पर्यटन है। दूसरा कौन-सा पर्यटन था? दूसरा पर्यटन था भाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। ठीक है? आप किसी दूसरे देश में जब घूमने-फिरने जाते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हो जाता है ना। आप किसी दूसरे देश में जाकर के घूम फिर रहे हैं, तब हम लोग उसको पर्यटन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 6 प्रकार के पर्यटन होते हैं। हम लोग देखो पर्यटन जो होता है मनोरंजन के आधार पर पर्यटन है ना, जैसे मनोरंजन के कारण हम लोग कहीं घूमने-फिरने देखा होगा ना, मनोरंजन भी पर्यटन होता है। जैसे भाई एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए जैसे आप कश्मीर चले गए, दार्जिलिंग चले गए, ठीक है? और कन्याकुमारी-वुमारी चले गए, ठीक है? तो वही मनोरंजन पर्यटन है। एक होता है जी चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन समझते हो जैसे किसी का इलाज कराने के लिए चले जाते हैं ना, जैसे भाई बैंगलोर-वैंगलोर चले गए किसी का इलाज-विलाज करवाने के लिए, तो कैसा पर्यटन है? चिकित्सा पर्यटन। जैसे कोई बीमार-वुमार है, तो उसके इलाज के लिए हम लोग जो जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन में आता है, ठीक है? एक होता है रिश्तेदारों की भेंट वाला पर्यटन हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी बुआ जी केरल में बुआ रहती है, मौसी रहती है, कोई भी रहता, अगर आप उससे मिलने जा रहे हैं तो भैया क्या हो गया, रिश्तेदारों से भेंट वाला पर्यटन है। यानी आप अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, पर्यटन ही तो हो जाता है ना।
दूसरा होता है कम दूरी पर विश्राम के लिए, जैसे आप लोग रेस्ट करना चाहते हैं थोड़ी दूर जा करके, तो ये भी इस प्रकार का। परागमन, परागमन यानी आप लोग कहीं आने-जाने के लिए हम लोग जब पर्यटन करते हैं, आते-जाते हैं, तो वह भी पर्यटन हो जाता है, जैसे आने-जाने के लिए। एक होता है पेशेवर पर्यटन, यानी कुछ लोग होता भई पेशेवर तरीके से, यानी उनका काम ही है पर्यटन करना। ठीक है? ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पेशेवर पर्यटन की कैटेगरी में। पेशेवर पर्यटन को आप लोग उसको कहते हैं जो लोग पर्यटन करके ही पैसा कमाते हैं, या पेशेवर पर्यटन हम लोग उसको कहते हैं जैसे भई आपकी नौकरी ऐसी है कि आपको जगह-जगह जाना पड़ता है। आप कोई ऐसी जॉब करते हैं और जिसके ज़रिए आपको क्या होता है भई आज यहाँ है तो कल वहाँ जाना है, ठीक है, परसों वहाँ जाना है, ठीक है? जैसे आप इस प्रकार का जो पर्यटन होता है उसको हम लोग कहते हैं पेशेवर पर्यटन की श्रेणी में आता है। यही क्या हो गया एक प्रकार का पेशेवर पर्यटन है, ठीक है? अब जैसे हम लोग बात करेंगे आइए पर्यटन की नज़र डालते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार का पर्यटन होता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो 2 प्रकार का, एक होता भैया घरेलू पर्यटन और एक होता अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। देखा होगा ना? अरे घरेलू पर्यटन क्या होता है? घरेलू पर्यटन का सिंपल सा मतलब है ना कि आप अपने देश के अंदर ही घूम फिर लीजिए, वो क्या घरेलू पर्यटन है। और एक होता है जी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, यानी आप किसी दूसरे देश में जाकर के भी ट्रैवल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है। क्या? इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल पर्यटन कर लिया आपने, समझ रहे हो? और फिर होता संख्या के आधार पर पर्यटन होता है। एक होता जी व्यक्तिगत पर्यटन, यानी आप अकेले ही घूम फिर रहे हैं, तो क्या होगा? ये व्यक्तिगत पर्यटन है। क्या इसको क्या को लोगों इसको हम लोग बोलते हैं भई ये कैसा पर्यटन है? ये व्यक्तिगत पर्यटन है, समझ रहे हो? और एक होता है जैसे अगर हम लोग बात करेंगे समूह पर्यटन, जैसे भई परिवार के साथ घूम फिर रहे हो, फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? समूह पर्यटन कहते हैं, समझ रहे हो? अगला हम बात करेंगे संगठन के आधार पर। देखो एक होता है संगठित पर्यटन, जैसे आप कहीं का काम करते हैं, नौकरी-चाकरी करते हैं, वो पूरा के साथ घूमने-फिरने संगठित पर्यटन है। एक होता है भैया असंगठित पर्यटन। असंगठित पर्यटन का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई संगठन ग्रुप नहीं है और फिर भी हम लोग घूमने असंगठित पर्यटन में जैसे स्टूडेंट घूमने जाता है, वो सारा असंगठित पर्यटन में आता है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें मौसम के अनुरूप पर्यटन, जैसे हम लोग पर्यटन सतत पर्यटन, ये मौसम के अनुसार सतत पर्यटन और असतत। अगर आप देखेंगे पर्यटन हम समय के अनुसार भी पर्यटन होता ना, समय के अनुसार अगर आप देखें क्या है? समय के अकॉर्डिंग भी, जैसे होता लंबे समय का पर्यटन, जैसे भाई बहुत लंबे समय तक पर्यटन कर रहे हैं। ठीक है? लंबे समय तक पर्यटन है या लंबी अवधि का पर्यटन है, ठीक है? लंबे समय तक यानी वही लंबे समय तक पर्यटन हो रहा है, लंबी अवधि यही टाइमिंग का ज़्यादा रहेगा, ठीक है? कम अवधि का भी पर्यटन, जैसे लंबे समय का किसी-किसी का पर्यटन है भाई लंबा 2-3 महीने का पर्यटन कर रहा है और कोई कम अवधि का पर्यटन किया, कोई 2-3 घंटे का पर्यटन कर रहा हो सकता है, कोई 2-3 दिन का ऐसे ये सुनो, जैसे मान लो भाई लंबे समय का पर्यटन ये 3 साल का पर्यटन कर लिया आपने, 3 साल तक पर्यटन ही कर रहा है। दूसरा होता है लंबी अवधि का पर्यटन। एक प्रकार से ये लंबी अवधि का पर्यटन का 2-3 दिन का पर्यटन अवधि और कम अवधि का पर्यटन में होता है कि आप 2-3 घंटे का पर्यटन करें, कुछ घंटों का अगर आप पर्यटन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि कम अवधि का पर्यटन। तो ये अस्थायी और दीर्घकालिक परिवहन की उपलब्धता के अनुसार पर्यटन जैसे हम बात करेंगे, जैसे ट्रेन से भी पर्यटन करते हैं लोग ना, यानी जो हमारे जैसे ट्रेन से भी पर्यटन होता है, देखो ना पर्यटन में अगर आप देखो बहुत सारे लोग ट्रेन से पर्यटन, कुछ लोग जैसे नाव, जहाज और क्रूज़ होते, इससे हम लोग पर्यटन करते हैं। एक होता है भाई हवाई जहाज़ से भी पर्यटन होता ना, यानी हम लोग क्या करते हैं, हवाई जहाज़ से भी पर्यटन करते हैं, ठीक है? और कई बार साइकिल पर्यटन भी देखो बहुत सारे लोग साइकिल चला करके यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, पैदल चल के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कोरोना-वोरोना में तो भाई सब लोगों ने पैदल चल कर पर्यटन कर लिया। दिल्ली से बिहार और बिहार यानी दिल्ली से और कश्मीर तक और या चेन्नई और बैंगलोर तक लोग पैदल ही जा रहे थे कोरोना में। तो वो उस प्रकार का पर्यटन कर लिया। तो साइकिल चला कर के भी पर्यटन होता है, पैदल चल के भी पर्यटन होगा। एक होता है सामाजिक मानदंड के अनुसार पर्यटन, जैसे निजी पर्यटन, किसी को बताइए निजी पर्सनली उसका पर्यटन है। और कई का सामाजिक पर्यटन होता है, भई पूरी समाज या कई वो सब पूरा ग्रुप जाता है, तो पूरा गाँव ही घूमने चला गया है, तो सामाजिक पर्यटन हो गया। एक होता है आयु के अनुसार पर्यटन, भई युवा पर्यटन होता है एक प्रकार से जो युवा लोग पर्यटन करते हैं और एक होता है बड़े लोग जो पर्यटन करते हैं, ठीक है? और पुरानी पीढ़ी का पर्यटन बूढ़े-वूढ़े जो लोग जाते हैं, यात्रा-वार्ता करने 4 धाम-वाम की, तो क्या होता है ये पुरानी पीढ़ी का पर्यटन है, ठीक है? गंतव्य के आधार पर भी पर्यटन होता है, यानी आप कहाँ घूमने जब कुछ लोग होते हैं भाई मेरे पहाड़ों का पर्यटन कर रहा है,
क्या है, कुछ लोग पहाड़ों का भी पर्यटन करते हैं ना, और कुछ लोग समुद्री तटों का भी पर्यटन करते हैं। कुछ लोग देखो जंगल सफारी-वफारी करते हैं। वन्य जीव जो हमारे अभयारण्य होते हैं, हम लोग यहाँ का भी पर्यटन करते हैं, ठीक है? अब हम बात करें पर्यटन के प्रकार क्या हैं। देखो भाई तीर्थ यात्रा हो यात्रा का पर्यटन, धार्मिक पर्यटन भी आप देखा होगा हमारे देश में खूब सारा होता है ना। धार्मिक यात्रा कोई केदारनाथ जा रहा, कोई वैष्णो देवी जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कामाख्या जा रहा, कोई अलग-अलग लोग जो घूमने-फिरने जाते हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं। वहाँ भी हम लोग पर्यटन करते हैं ना, तो तीर्थ यात्रा के अनुसार भी पर्यटन होता। उसी प्रकार से ये पर्यटन के क्या अलग-अलग क्षेत्र हैं। वन्य जीव पर्यटन होता है। देखो ना कई बार हम लोग भाई कि वन्य जीव है, यानी कि हम किसी जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसा कोई देखने जा रहे हैं जैसे हिमालय-विमालय घूमने जाते हैं, या हम कोई राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाते हैं, काज़ीरंगा है या कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये इस प्रकार के जो हमारे नेशनल पार्क हैं, इनको जब हम लोग घूमने जैसे हम भाई किसी पंछी को देखने जा रहे हैं, ये सब वन्य जीव पर्यटन में आता है, ठीक है? जैसे मान लो भाई का पता चला जंगल सफारी-वफारी क्या होता है, ये सारा वन्य जीव पर्यटन है। शेर-ओर देखने जा रहे हैं जंगल-वंगल में, ठीक है? तो क्या है वन्य जीव पर्यटन है। एक होता है अवकाश पर्यटन, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पर्यटन होता है जी अवकाशीय पर्यटन होता है, छुट्टी है चलो घूम आओ, ठीक है? इसको बोलते हैं जी अवकाश पर्यटन, जैसे अवकाश मिला यानी आपकी छुट्टी है, भई ब लड़कों के साथ आदमी घूमने-फिरने चला गया, तो ये क्या है अवकाश पर्यटन। अवकाश पर्यटन का सिंपल से मतलब होता कि आपकी छुट्टी है और छुट्टी का आपने सही तरीके से यूज़ करना है, तो भाई आपने क्या किया कि बच्चों के साथ घूमने-फिरने चले गए, ये होता है जी अवकाश पर्यटन, यानी आपकी छुट्टी है। एक होता है एडवेंचर पर्यटन, जैसे साहसी पर्यटन इस एक ऐसा पर्यटन होता है इसमें खास तौर से जैसे बंजी जंपिंग है, हवा के गुब्बारों में सवारी करना, पैराग्लाइडिंग-व्लाइडिंग है, ये सब क्या है साहसी पर्यटन। ये जिसमें खतरा होता है, दिल दहल जाता है आदमी का, इस प्रकार का पर्यटन करते हैं लोग ना। जो बंजी जंपिंग होता है, वो कूद नहीं जाता वो उसमें बंजी जंपिंग हवा के गुब्बारे की सवारी करते हैं, पैराग्लाइडिंग-व्लाइडिंग जो होता है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, बंजी जंपिंग-वंपिंग तो बड़ा खतरनाक पर्यटन आदमी डर जाए, ठीक है? तो वही है ना इलाकों में ट्रैकिंग करना या कठिन होता है ना, तो ये पैराग्लाइडिंग जैसे बताइए साहसी पर्यटन ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, तब इस प्रकार का भाई मेरे आप पर्यटन कर पाओगे ना, नहीं तो आपको आप डर ही जाओगे, तो समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है हमारा साहसी पर्यटन हम लोग इसको कहते हैं। एक होता है चिकित्सा और देखभाल का पर्यटन। जैसे भाई आप कहीं पर इलाज-विलाज के लिए जा रहे हैं, तो एक प्रकार से चिकित्सा पर्यटन है, ठीक है? जैसे मान लो जैसे अस्पताल के लिए आप फ़िटनेस टेस्ट के लिए जा रहे हैं और थोड़ा दूर जा रहे हैं, डॉक्टर-वॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आप बीमार-उमार पड़ गए हैं, इस प्रकार के लिए अगर आप दूर जाते हैं, तो यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन की कैटेगरी में आता है। स्वास्थ्य देखभाल के अकॉर्डिंग ये हमारा पर्यटन होता है, समझ रहे हो? एक होता है व्यावसायिक पर्यटन, व्यवसाय के लिए भी हम लोग बहुत सारा पर्यटन करते हैं, देखा होगा ना भाई मेरे व्यावसायिक पर्यटन है, सामान-वामान बेचना है हमको ना, ये सारा व्यावसायिक पर्यटन में आता है। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए देखो बहुत सारे लोग इधर से उधर आते-जाते रहते हैं, ये व्यावसायिक एक होता है राजनीतिक पर्यटन, पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते देखा होगा ना, वो सारा बहुत सारा ट्रैवल करता है, भाई आज यहाँ रैली है, फलाने वहाँ रैली है, एक देश का नेता दूसरे देश में, ये सारा एक प्रकार से हमारा राजनीतिक पर्यटन की श्रेणी में आता है। तो अगर आप देखें तो एक होता है सांस्कृतिक धरोहर का पर्यटन, जैसे राजस्थान में जा रहे हैं, किले-विले देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हेरिटेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग इसका भी क्या है पर्यटन करने जाते हैं, तो ये सांस्कृतिक पर्यटन होता है। तो जैसे विजिटिंग यानी भेंट पर्यटन भी होता है, देखा मैंने बताया ना टूरिज़्म यानी एक प्रकार से भेंट पर्यटन, जैसे आप अपने रिश्तेदारों से, परिचितों से मिलने जब हम लोग जाते हैं दूर, तब हम लोग इसको कहते हैं भेंट पर्यटन के रूप में आता है ना, जैसे हमारा कोई दूर-दराज इलाकों में रहता है, जैसे आप दिल्ली में रहते हो, आपके गाँव अपने जा रहे हैं, तो एक प्रकार का ये सब भेंट पर्यटन की श्रेणी में आता है। तो पर्यटन कितने प्रकार का, तो इतने प्रकार हैं, इतने आप लिख भी नहीं सकते, इसमें 5-10 आप पेपर में लिख दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वैसे भी 10 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो अलग-अलग प्रकार के क्या है पर्यटन हम लोग इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? ओके? देखिएगा, अगला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर इसका तीसरा यानी चैप्टर नंबर 3 रहेगा, मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन। जिसमें हम लोग बात करेंगे पर्यटन में मानव जाति वर्णन यानी एंथ्रोग्राफी। जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्य क्षेत्र यानी पर्यटक स्थल क्या होता है, पर्यटक या अतिथि क्या होता है, मूल निवासी या मेजबान क्या होता है। ये तीनों क्या हो सकते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक बात करेंगे हम लोग तीर्थाटन क्या होता है। तीर्थाटन का मतलब है जैसे आप लोग किसी तीर्थ-उर्थ की यात्रा करने जाते हैं ना, जैसे वैष्णो देवी भी चले गए तो इसको हम लोग बोलते हैं तीर्थाटन, ठीक है? और ये सारे जो मैंने 3.3
में जो बताया थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है और इसको ये लोग क्या कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पर्यटन और मानव जाति वर्णन यानी एंथ्रोग्राफी। देखिएगा, अगर मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के लिए विशिष्ट है। नृवंश विज्ञान जो पर्यटन का अध्ययन के लिए मानव विज्ञानी सहित सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा नियोजित अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण खोज और महत्वपूर्ण विधि है। पर्यटन की जांच करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए पर्यटन पर्यटन स्थल, पर्यटक और मूल निवासी यानी मेजबान जिसको हम लोग बोलते हैं कि सभी की स्थिति दिलचस्प है क्योंकि जटिल है, क्योंकि पर्यटन अन्वेक्षण और जटिल नहीं, पर्यटन जो है बहुत ही जटिल चीज है, इसलिए कह सकते हैं भाई पर्यटन में हम लोग अगर बात करें तो पर्यटक स्थल, पर्यटक और मूल निवासी, ठीक है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, मानव जाति वर्णन यानी मनोविज्ञान की जांच का एक आंतरिक हिस्सा है। यह एक कार्य प्रणाली है जिसमें खुद को एक विधि के रूप में और एक उत्पाद के रूप में स्थापित करना विश्वसनीयता है। इसमें समय की लंबी अवधि के लिए लोगों को प्रत्यक्ष जुड़ाव और संस्कृतियों के बारे में प्रामाणिकता जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय भाषा, वही पर्यटन से अगर हम लोग बात करें, पर्यटन में स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग बहुत ज्यादा किया। अगर आपको पर्यटन से संबंधित अगर जानकारियां इकट्ठा करनी है, जहां पर पर्यटन है वहां की संस्कृति के बारे में, समझ रहे हो, पर्यटन अध्ययन के मामले में उपयोग की जाने वाली यह पद्धति पहलुओं को उठाती है जिन पर ध्यान दे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई कार्य क्षेत्र यानी पर्यटक स्थल किसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखना पर्यटक स्थल किसे कहते हैं। भाई मेरे पर्यटक स्थल हम लोग उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं कश्मीर में रहता हूं, ठीक है, और मैं कश्मीर से केरल घूमने जा रहा हूं, तो केरल मेरे लिए क्या बन जाएगा, पर्यटक स्थल, समझ गए। और आप लोग रहते हैं दिल्ली में और घूमने जा रहे हैं आप कैलिफोर्निया या अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका आपके क्या क्या बन जाएगा, पर्यटक स्थल। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहीं घूमने फिरने जाना है, वो जिस जगह मुझको जाना है वह हो गई पर्यटक स्थल। जैसे आपको जाना भाई जयपुर जाना है, जयपुर में आपको हवा महल और फलाना वलाना सब राजस्थान में देख करके आना है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, पर्यटक स्थल। यानी हम लोग यात्रा करने के लिए जहां जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यटक स्थल कहते हैं। इसको हम लोग कई बार कार्य क्षेत्र भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसी को आप लोग कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जैसे जहां पर हम लोग घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, जहां कोई काम करने जा रहे हैं, जहां किसी उद्देश्य से जा रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, पर्यटक स्थल हो जाता है। ठीक है, कि पर्यटक स्थल कोई भी जगह हो सकती है। जैसे मान लीजिए भाई आप लाल किला देखने जा रहे हैं, आप ताजमहल देखने जा रहे हैं, आप कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, आप कुछ भी देखने जा रहे हैं इस देश में जो कुछ बना है दुनिया में, आप चीन की दीवारें देखने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जरा ग्रेट यानी चीन की दीवार देखने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, वो पर्यटक स्थल है। आप समझ रहे, जहां पर आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं जी पर्यटक स्थल। यानी आप वहां की यात्रा करने जा रहे हैं तो हमारा बन जाएगा पर्यटक स्थल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पर्यटक क्या होता है। पर्यटक को हम लोग मेहमान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्यटक को हम लोग क्या बोलते हैं जी, मेहमान भी कहते हैं। दूसरे स्थानों पर एक पर्यटक स्थल की पहचान न केवल उसके आकर्षण के आधार पर की जाती है बल्कि स्थान पर जाने वाले लोगों के समारोह भी। देखो जो पर्यटक स्थल होता भाई वो कितना आकर्षण, तभी तो भाई जहां का नाम बहुत होगा वही तो पर्यटक स्थल पर आप लोग जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं भाई मेहमान कौन है या पर्यटक कौन है। पर्यटक और मेहमान एक ही चीज है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं घूमने जा रहा हूँ कश्मीर, तो मैं क्या होगा भैया, मैं पर्यटक हो गया और एक प्रकार से मेहमान कैसे होगा, भाई कश्मीर वालों के लिए तो भाई एक प्रकार से मैं मेहमान हूँ, वहां मैं घूमने जा रहा हूँ ना। तो यानी पर्यटक और मेहमान, जैसे तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई आता है, जैसे मान ली तुम्हारी कोई रिश्तेदार आ गया तुम्हारे घर पर, तो आप बोलते भाई मेहमान आ गया ना। तो जो व्यक्ति आ रहा है घूमने के लिए वो व्यक्ति पर्यटक है, इंसान पर्यटक है, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो कि तुम दिल्ली से कहीं जा रहे हो घूमने के लिए,
तो तुम खुद पर्यटक है। पर्यटक उसको बोलते हैं जो इंसान घूमने जा रहा है कहीं पर, ठीक है? या उसको मेहमान भी आप लोग कह सकते हैं। मेहमान बोलो या पर्यटक बोलो। इसको कई बार हम लोग बोलते हैं आगंतुक, अतिथि का अनुभव, जो अनुभव करने के लिए जाते हैं ना, जैसे आप कहीं पर घूमने-फिरने के लिए जा रहे हैं, कुछ नया अनुभव करने जा रहे हैं, कुछ देखने-उखने जा रहे हैं या किसी चीज़ का भई आप आनंद लेने जा रहे हैं, मनोरंजन करने जा रहे हैं। इस ये जो व्यक्ति करने जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। वो क्या है? उसको पर्यटक कह लो या उसको हम लोग क्या कई बार मेहमान भी कहते हैं। ये इसी पर्यटक भी है और आप इसे मेहमान के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये होगा हमारा पर्यटक या आप इसे मेहमान कह सकते हो। ठीक है? कि जैसे तुम गए घूमने के लिए, ठीक है? तो जो जो व्यक्ति घूमने गया वो पर्यटक है, ठीक है? हो सकता हो मनोरंजन के लिए गया हो सकता हो व्यापार के लिए गया हो सकता हो कह सकते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिए गया हो। किसी भी कारण से अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं, तो आप पर्यटक हैं, ठीक है? आप खुद स्वयं पर्यटक हैं, ठीक है? जहाँ पर आप घूमने गए उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्यटक कह रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? मेहमान भी कहते हैं। समझ रहे हो? इसको पर्यटक या मेहमान के रूप में हम लोग क्या करते हैं? संदर्भित करते हैं या कह सकते हैं इसको डिफाइन किया जाता है। वो व्यक्ति पर्यटक या मेहमान कहलाता है, ठीक है? अब हम लोग बात करें भाई मेरे मूल निवासी और मेज़बान किसको कहते हैं? आखिर ये मूल निवासी क्या होता है और मेज़बान क्या होता है? अब मूल निवासी का मतलब होता है कि जैसे मान लो भाई मेरे कि मेरे गाँव में एक पर्यटक स्थल बन गया, लोग घूमने-फिरने आ रहे हैं, तो वहाँ के लोग जो है मूल निवासी हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि भाई मैंने अभी बताया कि मैं कश्मीर घूमने जा रहा हूँ, तो कश्मीर के लोगों को आप मूल निवासी या मेज़बान कह सकते हो, ठीक है? यानी जहाँ आप घूमने गए हैं, ठीक है? जहाँ आप घूमने गए हैं, वहाँ के लोग मूल निवासी या हम उनको लोग क्या कहते हैं? मेज़बान कहते हैं। अरे तुम गए, तुम तो मेहमान हो, वहाँ का आदमी मेज़बान होगा। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी बुआ आई हैं, तो बुआ तो हो गई मेहमान और तुम्हारे घर पर बुआ तुम हो गए भई मेज़बान। मेज़बान का मतलब जो आदर-सत्कार कर रहा हूँ, जो मेज़बानी उसको हम लोग बोलते हैं मेज़बान, ठीक है? और मूल निवासी क्या बोलते हैं? मूल निवासी का मतलब यानी जो व्यक्ति वहाँ पर निवास कर रहा है, जो व्यक्ति वहाँ का रह रहा है या जो व्यक्ति इंसान वहाँ का परमानेंट बासिंदा है, उसको बोलते हैं हम लोग मूल निवासी या मेज़बान कहते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि भई कोई आगरा घूमने जा रहा है या कोई राजस्थान के किले देखने जा रहा है, ठीक है? मुझे मालूम भई राजस्थान में आप घूमने जा रहे हैं और वहाँ राजाओं-महाराजाओं के किले-विले तुम देखने जा रहे हो, तो वहाँ राजस्थान के जो लोग होंगे, वो हो जाएँगे वहाँ के मूल निवासी हैं और वो वहाँ के जो लोग होंगे, वो हो जाएँगे क्या? मेज़बान। समझ रहे हो? तो मेहमान क्या होता है, मेज़बान क्या होता है, मूल निवासी क्या होता है और पर्यटक कौन होता है? ये चीज़ें आपको क्या हैं, पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी, तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है और ये 5 नंबर में या 10 नंबर में आपको आ सकता है और इसको आपको अच्छे से लिख कर के बताना आप अच्छे से बना करके भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक यानी आखिर ये चीज़ क्या होती है अगर आपको पता होगा, तो आप एग्ज़ाम्पल दे लेकर अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दे करके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दे करके आप अपनी जो बुक होगी यानी जो आपको आंसर एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, वहाँ आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इसको आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं अगले में क्या देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा पर्यटन और संस्कृति, जिसमें हम लोग बात करेंगे पर्यटन और संस्कृति के बारे में। ठीक है? तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्यटन और संस्कृति को। ठीक है? यही एक इम्पोर्टेंट आएगा। ठीक है? तो जैसे अगर आप देखें तो पर्यटन और संस्कृति में यहाँ पर बता रखा है, वह एक संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखती है। इतना असभ्य ऐसे कुछ लोगों सामान्य वाक्यांश जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तुमने देखा होगा ना हम लोग कई बार बोलते हैं भाई कि फलाना जो व्यक्ति है बड़े ही संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखता है, वो बड़े असभ्य हैं। ये सारी चीजें क्या है हमारी संस्कृति से रिलेटेड हैं। आइए संस्कृति के मानव शास्त्रीय समझ के साथ इस खंड से जोड़ते हैं। संस्कृति का अध्ययन करते हुए मानव शास्त्रीय अध्ययन के पहलुओं को समझते हैं। मानव विज्ञान संस्कृति के साथ जीवन का एक तरीका यानी मानव विज्ञान का बस संस्कृति की बात करता है और जीवन का भी एक तरीका है। जैसे कि लोगों का एक समूह कैसे व्यवहार करता है, जैसे भाई लोगों का ग्रुप होता है कैसे व्यवहार करता है, कैसे सोचता है, वह के कैसे बातचीत करते हैं, वो अपने जीवन में किस प्रकार के भोजन खाते हैं,
इत्यादि जो चीजें हैं वह हमारी संस्कृति से ही रिलेटेड हैं। यानी लोगों का व्यवहार कैसा है, लोग सोचते कैसे हैं, वो बातचीत कैसे करते हैं, वो अपने जीवन में किस प्रकार का भोजन इत्यादि करते हैं, ये सब क्या है, संस्कृति से रिलेटेड है। सबसे महत्वपूर्ण मानव विज्ञानी संस्कृति को उस विशेषता के रूप में देखते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के पास होती है, जो हर किसी के रोजमर्रा के जीवन के अनुभव का कह सकते हैं कि क्या है, एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, मानव विज्ञान के दृष्टिकोणों से संस्कृति को मोटे तौर पर व्यवहार के, यानी संस्कृति क्या है, एक प्रकार से मनुष्य के व्यवहार के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। यानी संस्कृति क्या है, जो मानव का व्यवहार है उसके रूप में हम क्या कहते हैं, संस्कृति को कहते हैं, जो सामाजिक बातचीत और भौतिक कलाकृतियों के उत्पादन के माध्यम से देख सकते हैं। यानी संस्कृति क्या भाई, सामाजिक बातचीत होती है और जो हमारी भौतिक उत्पादन है या ये सारी चीजें क्या है, हमारी संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, ये संस्कृति होती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे संस्कृति संक्रमण, यानी पर्यटक और मेजबान आबादी के बीच संपर्क होता है ना। तुम सबने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो भाई आपकी जो संस्कृति है और जहां आप घूमने फिरने गए हैं उसके बीच देखा होगा कि एक प्रकार से संपर्क होता है ना। कि जैसे मान लीजिए कि आप केरल घूमने गए हैं तो केरल की एक संस्कृति है। ठीक है, और मान लीजिए आप जिस इलाके से गए हैं वहां की भी क्या है, वहां की भी हम लोग कहते हैं कि एक संस्कृति है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि संस्कृतियों के बीच क्या है, संपर्क है। अगला देखिएगा, निर्मित पर्यटक अनुभव प्रामाणिकता, यानी हम लोग जहां पर घूमने फिरने जाते हैं उसका अनुभव भी हम लोगों को मिलता है ना। देखो ना, जैसे आप भाई कहीं घूमने फिरने गए हैं तो उसका अनुभव भी आपके पास रहता ना। संस्कृति का संशोधन, यानी संस्कृति एक वाणिज्यिक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। यानी पर्यटक और विपणन विशेषज्ञ संस्कृति को अद्वितीय या असामान्य मान, यही संस्कृति क्या है जिसको हमको असामान्य भी कहते हैं। यानी एक संभावित पर्यटन स्थल में बदलने के लिए छवि निर्माण, यानी देखो अगर कोई पर्यटक स्थल बनता है तो उसकी छवि बनती, भाई वहां घूमने फिरने जाओगे तो ऐसा होगा या वहां के लोग ऐसे होंगे। इस प्रकार की अगर आप लोग देखेंगे तो पर्यटन को लेकर के क्या एक प्रकार की छवि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या होती है, छवि का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पार संस्कृति अंतरक्रिया संस्कृति संक्रमण विवाद। ठीक है, देखो पर्यटक और पर्यटन, यानी पर्यटन और पर्यटक गतिविधियों विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान। देखो अगर जो पर्यटक होता, जो पर्यटन होता है उसमें अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है ना भाई। जैसे आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हैं, वहां का खान पान है, वहां का रहन सहन है, वहां के लोगों की बातचीत है, आपका जो रहन सहन है, खान पान है, आपकी जो भाषा बोली है, इसके बीच क्या होता है, एक प्रकार से बातचीत की सुविधा होती है। लोगों की जीवन शैली है, मेजबान समुदाय का इतिहास है, उनके पारंपरिक कला है, वास्तु कला है, धर्म है, ऐसे तत्व होते हैं जो एक पर्यटक को किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मान लो भाई कि अगर मैं कहीं घूमने फिरने जा रहा हूं तो वहां का भाई उन लोगों का खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनकी भाषा अलग है। जैसे आपको कहीं घूमने फिरने जाना है तो ये सारी चीजें हमको क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं कि भाई हमें कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए। यानी वहां का खान पान, वहां का पहनावा, वहां की संस्कृति, ये सारी क्या है, थोड़ी सी हमको क्या दिखाई देती हैं, अलग दिखाई देती हैं। हालांकि मेजबान क्षेत्र में निरंतर पर्यटन गतिविधियां धीरे धीरे अपने मूल्यों और परंपराओं को प्रभाव, देखो कहीं पर भी जो पर्यटन क्षेत्र, मेजबान जो क्षेत्र होता है, जैसे जहां पर पर्यटक स्थल है, ठीक है, वहां की जो परंपराएं होती हैं पर्यटकों को प्रभावित करती हैं और पर्यटन को उस स्थान पर लाने के लिए आकर्षण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, संस्कृति संक्रमण का मतलब क्या होता है, देखो संस्कृति संक्रमण का सिंपल सा मतलब और सीधा सा मतलब होता है कि जैसे आप कहीं घूमने फिरने गए हैं तो वहां की संस्कृति का जो प्रभाव है वो आप पर क्या पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हैं तो वहां का भैया खान पान कैसा है, वहां का पहनावा कैसा है, ये सारी चीजें आपको जो प्रभावित करती हैं और आप जो है वहां क्या देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई संस्कृति संक्रमण। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे बार बार देखा जाता कि
कोई भी इस बात पर ध्यान देगा कि पर्यटक उद्योग में लगे लोग जैसे फेरी वाले, कलाकार, गाइड जो अंग्रेजी, फ्रेंच, अन्य विदेशी भाषा बोलते हैं, भले ही कोई पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं होता है, कई बार लोग क्या करता है संस्कृति को सीख भी जाता है। संस्कृति संक्रमण के ढांचे के भीतर यह तर्क दिया जाता है कि जब संपर्क एक मजबूत संस्कृति और कमजोर व्यक्ति के बीच होता है तो आमतौर पर पहले होता है कि बाद में प्रभावित करता है। अध्ययनों की अगर आप देखेंगे, यानी संस्कृति संक्रमण का मतलब ये होता है कि जैसे आप कहीं घूमने फिरने गए हैं, वहां की जो संस्कृति है, वहां का खान पान है, वहां का जो पहनावा है, वो आपको कितना प्रभावित कर रहा है, या आप वैसे बनना चाह रहे हैं, आप वैसे बन गए, इसी को बोलते हैं भैया संस्कृति संक्रमण। ठीक है, यानी आपने वहां की संस्कृति को जो सीख लिया है, जो आत्मसात कर लिया है, इन चीजों को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, संस्कृति संक्रमण के रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं, संस्कृति संक्रमण में आता है। लेकिन संस्कृति संक्रमण का दावा इस रूप में अस्पष्ट है और जांचना मुश्किल है कि समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए पर्यटन के द्वारा आधुनिकीकरण की अन्य प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप है। देखो कई बार होता है, जैसे भाई मान लो कि हमारे गांव में पर्यटक स्थल बन गया, ठीक है, और वहां पर दुनिया भर का पर्यटक घूमने आ रहा है, ठीक है, तो जो वहां के लोग होंगे ना, उनकी भी धीरे धीरे संस्कृति हो सकता बदल जाए लोगों को देख करके ना, ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो। जैसे आपके गांव में पर्यटक स्थल बना, वहां घूमने के लिए लोग विदेशों से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके जो वहां के लोग हैं उनका खान पान, उनका पहनावा में भी प्रभाव पड़े, और हो सकता है कि वहां जो लोग आ रहे हैं वह भी उनकी संस्कृति को सीखें। इसी को हम लोग यहाँ कह रहे हैं संस्कृति संक्रमण, यानी यह पर्यटन के सांस्कृतिक प्रभावों के अध्ययन के लिए एक नया दृष्टिकोण है। हम जानते हैं कि मेजबान और मेहमान के बीच निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क होता है, लेकिन पर्यटन में मेजबान और मेहमान के बीच का संबंध मौसमी रुक रुक कर सांस्कृतिक दूरी को चिन्हित होते हैं। इसलिए परिवर्तन को समझने के सांस्कृतिक भाव शब्द का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। यानी एक संस्कृति का, जैसे आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हैं, वहां की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, और आपकी जो संस्कृति है वहां के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को हम लोग यहाँ कह रहे हैं संस्कृति संक्रमण के रूप में कह सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है। यानी ये क्या करते हैं, संस्कृति संक्रमण, यानी आप वहां की संस्कृति सीख रहे हैं, यहाँ के लोग वहां की संस्कृति सीख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, संस्कृति संक्रमण में आती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 आपका जो रहेगा क्या है, संस्कृति का बाजारीकरण। तो इसमें खास तौर से इंपॉर्टेंट है बाजारीकरण की अवधारणा और बाजारीकरण। तो संस्कृति का बाजारीकरण आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आने की जो संभावना है ज्यादा रहेगी भाई मेरे, बाजारीकरण आ सकता है। तो देखिएगा बाजारीकरण की अवधारणा क्या, देखिएगा मनोविज्ञान शोध के रूप में, जैसा कि नेशन और स्मिथ ने कहा कि पर्यटन के प्रश्न को एक श्रृंखला के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं और आकार दिया जा सकता है। यहाँ 3 मुद्दे हैं, यानी 3 मुद्दे घूमते हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रेरणा, लोग यात्रा क्यों करते हैं। जैसे हम लोग पर्यटन की बात करें तो लोग पर्यटन में सबसे पहले प्रश्न यही उठता है भाई मेरे कि लोग यात्रा क्यों करते हैं। ठीक है, आर्थिक लाभ हानि, यानी इस यात्रा से कौन, जैसे लोग यात्रा क्यों करते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि यात्रा से किसको लाभ होता है, कौन लाभान्वित होते हैं। और तीसरा जो प्रश्न कह सकते हैं इसमें घूमता है, पर्यटन के सांस्कृतिक, क्या पर्यटन संस्कृति में परिवर्तन लाता है, कि भाई अगर पर्यटन होता क्या उससे हमारी संस्कृति में परिवर्तन आता है या बदलाव आता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं कि जो खास तौर से होते हैं। इस प्रकार संस्कृति के बाजारीकरण में संस्कृति का निर्माण शामिल है, जिसमें संस्कृति वस्तुओं और लक्षणों को एक विशेष संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रचारित करती है। ऐसा पुनर्निर्माण मूल सांस्कृतिक तत्वों को कई बार कमजोर कर सकता है। ठीक है, जैसे यानी कहने का मतलब कि जैसे भाई मेरे पर्यटन से क्या किसी संस्कृति में परिवर्तन आता है या बदलाव आता है। संस्कृति का बाजारीकरण का मतलब क्या होता है कि कई बार व्यक्ति अपनी संस्कृति को बाजार के रूप में प्रस्तुत करने का या लोगों को लुभाने का प्रयास करता है। कोई भी पर्यटक स्थल जो होता है, जहां आप लोग घूमने फिरने जाते हैं, वहां के लोग जो हैं
अपने कल्चर को, अपने खान पान को, अपने पहनाव की, यही तो हमारी संस्कृति है। इसको एक बाजार के रूप में पेश करने और इसको बेचने का भी प्रयास होता है ना, लोगों के प्रकार से अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भाई कह सकते हैं कि वहां पर घूमने और फिरने आए। ठीक है, क्लिविड लेवी में कहा गया है कि यात्रा की किताबें और यात्री केवल उसी चीज को, भ्रम को बनाए रखने के लिए सेवा करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। वास्तविक यात्रा को मनोकल्चर के माध्यम से बदलकर तुरंत लुप्त वास्तविकता के लिए एक व्यथा खोज में बदला गया है। मनोकल्चर की अवधारणा संस्कृति के बाजारीकरण से उत्पन्न है। वास्तविक रूप से अगर मैं बात करूं तो संस्कृति के रूप में कौन सी पर्यटन परियोजनाएं वास्तव में संस्कृति का एक हिस्सा है, जिन्हें पर्यटन के लाभ हेतु पुनर्निर्मित किया जाता है ताकि अनुभव वास्तविक होने का आभास हो। करें कि जैसे भाई आप लोग कहीं घूमने फिरने जाते हो तो वहां का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल रियल होना चाहिए, ये नहीं कि सब बनावटी है। समझ रहे हो? सेफेड के अनुसार संस्कृति बाजारीकरण का कई विद्वान द्वारा संस्कृति पर्यटन के उस घटक के रूप में माना जाता है जो पारंपरिक संस्कृति को स्थानीय रुचि, यानी जो स्थानीय रुचि को पुनर्जीवित करने में, जैसे भाई कोई पर्यटक स्थल है, वहां की जो संस्कृति है उसको जब हम लोग बढ़ाने का भी कई बार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, मदद कर सकता है। इस प्रकार दोनों गायब हो जाने वाले सांस्कृतिक लक्षणों को पुनर्जीवित करता है और मेजबान को भौतिक लाभ प्रदान करता है। जैसे मान लो भाई कि जैसे आप देखोगे पहले जो अयोध्या था, अयोध्या में मंदिर बन गया, ठीक है, तो वहां की आप कह सकते हैं जो संस्कृति है, अब उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। यानी वहां अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से वो अब टूरिस्ट प्लेस या पर्यटक स्थल के रूप में आए, तो वहां का जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ हो रहा ना, और वहां के लोगों को एक प्रकार से अगर आप देखेंगे ज्यादा लाभ हो रहा है। इस तथ्य को भी सामने लाता कि संस्कृति के बाजारीकरण में मेजबान क्या पवित्र है जो पर्यटन के लिए खुला नहीं है, क्या पवित्र है जो बाजारीकरण के लिए खुला है, इसे के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं। इस संबंध में काम, यानी जैसे उन्होंने विश्वासों की जांच की है। दूसरा काम भूत पर्यटन, प्रेत वाधित होटल, स्कॉटलैंड प्रेत रेस्तरां विज्ञापन में अभ्यास में दिखता है। यानी संस्कृति का बाजारीकरण के रहे कि कहीं पर भी भाई अगर टूरिस्ट प्लेस बनता है, तो वहां की जो संस्कृति होती है, जो खान पान होता है, जो पहनावा होता है, वो वहां के होटलों में, रेस्तरों में, हर जगह पर हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा कि कहीं पर भी अगर टूरिस्ट प्लेस बनता है और पर्यटक स्थल बनता है, तो वहां की संस्कृति को उसको लाभ भी बहुत ज्यादा मिलता है। वहां की जो लोकल चीजें होती हैं, जो स्थानीय चीजें होती हैं, उसको एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल लेवल पर उसको आगे बढ़ाने में ये चीजें क्या करती हैं, बहुत ज्यादा मदद करती हैं। इसी को हम लोग कह रहे हैं भाई संस्कृति का बाजारीकरण, यानी संस्कृति को एक प्रकार से बाजार की तरह पेश करने के जब हम लोग प्रयास करते हैं, ताकि हम संस्कृति के जरिए एक प्रकार से लाभ कमा सकें। जैसे यहाँ भाई हमारे यहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस हो गया है, ठीक है, क्या मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर कोई टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, और उस टूरिस्ट प्लेस में आप लोग कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट प्लेस बना है, ठीक है, तो वहाँ टूरिस्ट प्लेस में वहाँ की जो संस्कृति है, खान पान, पहनावा है, इन चीजों को दिखा करके वहाँ जो लाभ कमाया जा रहा है, उसे हम लोग यहाँ करें संस्कृति का बाजारीकरण करें। यानी एक प्रकार से संस्कृति को बाजार के रूप में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, प्रस्तुत करें, मार्केट के रूप में। ठीक है, जैसे पर्यटन उद्योग में संस्कृति के बाजारीकरण को हम लोग सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जैसे भाई जैसे कहीं झील है, कहीं झरना है, आप लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां का कल्चर है और उसका एक प्रकार से मार्केट हम बाजार बना देते हैं। समझ रहे हो कि कहीं का जैसे धार्मिक स्थल है, तो आपने पूरा उसको मार्केटाइज कर दिया, एक प्रकार से पर्यटक बना दिया। ये एक प्रकार से आप यानी वहां की जो संस्कृति आपको उसको आपने उसको पूरा मार्केटाइज, यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं कि अपनी संस्कृति को बाजार के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। तुम सबने देखा होगा ना कि कोई बहुत सारे देश, हमारे देश में देखो कई सारे ऐसे पवित्र स्थल हैं जिनको एक प्रकार के टूरिस्ट प्लेस बना दिया, यानी घूमने फिरने का स्पॉट बन गया उस प्रकार से। ठीक है, वो धार्मिक कम हो गया बल्कि घूमने, यानी एक प्रकार से उस सांस्कृतिक प्लेस को कह सकते हो कि पैसे कमाने का इन लोगों ने जरिया बना लिया, यानी मार्केट बना दिया पूरा एक प्रकार से। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें भी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति के बाजारीकरण के रूप में क्या है यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक, अगला देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 6 आपका क्या रहेगा भाई मेरे,
पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग बात करेंगे राजनीतिक यानी राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण पर्यटन में अगर हम लोग बात करेंगे और पर्यटन वैश्वीकरण और नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा-सा इसको देखते हैं क्योंकि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिएगा राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण क्या कहता है पर्यटन? देखो, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक बलों और शक्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे बाजार के लिए वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया के रूप में विभाजन हम लोग करते हैं, ठीक है? इस दृष्टिकोण की जड़ें औद्योगिक क्रांति में हुए बदलाव, 18वीं-19वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप में पूंजीवाद के विकास में देखो, एक प्रकार से कहने का मतलब क्या भाई मेरे जो पर्यटन होता है, ठीक है? वो एक प्रकार से आर्थिक लाभ भी देता है और राजनीतिक दृष्टिकोण को भी क्या है वो दिखाने का प्रयास करता है। खास तौर से कोई भी जो टूरिस्ट प्लेस होता है, आप लोग जहाँ फिर भी घूमने-फिरने जाते हैं, वो एक प्रकार से आर्थिक आर्थिक बहुत बड़ा केंद्र होता है ताकि वहाँ की जो सरकार है, जो चीज़ें हैं, वहाँ से अर्थव्यवस्था भी उनकी काफ़ी चलती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कई सारे ऐसे देश हैं भाई जो टूरिस्ट प्लेस पर ही डिपेंड हो गए, उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है, जो उनकी पूरी जीडीपी है, वो वहाँ लोग घूमने-फिरने जाते हैं, वहाँ लोग पैसा खर्च करते हैं, उनकी पूरी से पैसा कमाने के ज़रिया पूरी जो अर्थव्यवस्था है, इसी के ज़रिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चल रही है ना। पर्यटन या मूल गंतव्य नगरीय गतिशीलता। देखो पर्यटन से क्या होता है एक प्रकार से भाई गंतव्य यानी लोगों को लाने ले जाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है ना, जैसे कहीं पर भी टूरिस्ट प्लेस है तो लोग लोग आते हैं, जाते हैं, इससे भी वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है और वहाँ की जो जीडीपी चलती है, वहाँ का जो पूरा जैसे देखो कहीं पर भी अगर टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, तो वो क्या करता है वहाँ लोग जो घूमने-फिरने आते हैं, इससे आप लोग कह सकते हैं वहाँ की जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वह उसी पर आधारित होकर के अर्थव्यवस्था को एक टूरिस्ट प्लेस क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। आप देखोगे ना, हमारे देश में बहुत सारे महानगर हैं जहाँ पर लोग घूमने-फिरने आते हैं। लो आदमी आएगा, रुकेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, तो हर जगह पर वो पैसे देगा, ठीक है? हर जगह पर रुपए खर्चा करेगा, जिससे आप लोग कह सकते हैं एक प्रकार से ये हमारी क्या है अर्थव्यवस्था को क्या है चलाने का भी ये लोग क्या क्या का एक प्रकार से काम करता है, ठीक है? और हम लोग कह सकते हैं जो पर्यटन आज के हम देश में समय में देख रहे हैं, पर्यटन भाई जब से वैश्वीकरण हुआ है, आप सबको पता है कि 91 के बाद यानी 1990 के बाद अगर आप देखोगे, तो पूरी दुनिया में वैश्वीकरण हुआ कि कहीं व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के घूम सकता है, फिर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। इन चीज़ों को कह सकते हैं वैश्वीकरण हुआ पूरी दुनिया में ना। तो उसी प्रकार से जब से वैश्वीकरण हुआ है और वैश्वीकरण ने आप लोग कह सकते हैं एक प्रकार से पर्यटन को बढ़ाने में या पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने में आप लोग कह सकते हैं इसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है? तो यानी वैश्वीकरण जो है वह पर्यटन के क्षेत्र को एक कह सकते हो सच में बढ़ाता है भई। पहले अगर आप देखेंगे उतना ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं था क्योंकि रोक लगी थी ना प्रोडक्ट आप बेचने यानी वैश्वीकरण से कह सकते हैं कि पर्यटन की जो गतिविधियाँ हैं, वो आज हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ी हैं कि भाई लोग एक दूसरे देशों में घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं। इससे कह सकते हैं कि पर्यटन तो बढ़ा ही बढ़ा और वैश्वीकरण ने कह सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा ना कि भाई ग्लोबलाइजेशन जब से हो गया तब से आप किसी भी देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप सामान को बेचने के लिए, आप पढ़ाई-लिखाई के लिए यानी हर मामले के लोग एक से दूसरे देश में जा रहे हैं, जिससे आप लोग कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है, उसने क्या किया कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने में भी क्या है, इसकी एक बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है? अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, ठीक है? इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है? क्या है? चैप्टर नंबर 7 क्या है? पर्यटन और धरोहर स्थल क्या है? पर्यटन और धरोहर स्थल। देखो, धरोहर स्थल क्या होती है? धरोहर स्थल का हम लोग सिंपल सा बोलते हैं कि जैसे धरोहर क्या है? जैसे भाई अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जैसे धार्मिक स्थल है, हमारी क्या है? धरोहर है। धरोहर को आप लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारे देश में भाई मेरे ताजमहल है। ठीक है? क्या है? ताजमहल है, लाल किला है। क्या है जी? लाल किला है, ठीक है? कुतुब मीनार है, ठीक है? आप देखे ठीक है? या गोल्डन टेम्पल है जिसको आप लोग स्वर्ण मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है? गोल्डन टेम्पल है, ठीक है? ये सारी हमारी क्या है धरोहर स्थल है। देखा होगा ना जिस पे बहुत सारे लोग क्या है घूमने-फिरने जाते देखा होगा ना ये हमारी सारी धरोहर हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो इतिहास में हैं, समझ रहे हो? कि जैसे अगर आप देखो हमारे
पटना बिहार में जाओगे तो वहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारा आपको मिलेगा, ठीक है? कोरान गुफ़ाएँ हैं, ये अजंता अलोरा की गुफ़ाएँ हैं, ठीक है? ये जो जितने सारे अशोक स्तंभ है, ठीक है? ठीक है? या ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी धरोहर स्थल हैं, ठीक है? ये धरोहर स्थल हैं, ठीक है? या पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र हैं ये हेरिटेज यानी जो हमारी धरोहर स्थल है। कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में राजस्थान में बहुत सारी धरोहर स्थल हैं, जो उस समय के दिल्ली में धरोहर स्थल अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में है ही। ये सारी यानी जो हमारे देश में एक प्रकार से जैसे मैंने लाल किला, ताजमहल या बुलंद दरवाजा, कुछ भी जो हमारे देश में बना है, इतिहास में बना वो सारी हमारी धरोहर स्थल में आती हैं, ठीक है? जिसको हम लोग हेरिटेज स्थल के रूप में भी बोलते हैं ना, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग घूमने-फिरने आते हैं, ये हमारी सारी भाई धरोहर है, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, ये सब क्या है धरोहर में ही आएँगी, सारी धरोहर और हेरिटेज स्थल में आते हैं, ठीक है? जहाँ पर लोग कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर भाई आदमी क्या है घूमने और फिरने के लिए जाता है। देखा होगा ना बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने और फिरने के लिए जाते हैं। तो ये हमारी सारी धरोहर स्थल और हेरिटेज स्थल है। अलग-अलग जैसे भारत और विश्व में धरोहर स्थल कौन-कौन से हैं? तो भाई भारत में भी कई सारी धरोहरें हैं, ठीक है? जिसको कह सकते हैं एक प्रकार से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। अगर आप देखें ना उसी को हम लोग बोलते हैं भाई धरोहर स्थल। जैसे अगर आप भारत में कौन-कौन से धरोहर स्थल हैं जैसे महाराष्ट्र में अजंता अलोरा की गुफाएँ हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा में भैया ताजमहल है। हाँ, ठीक है। कोणार्क में सूर्य का मंदिर है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मनसा जीव अभयारण्य है। भीमबेटका है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। ये कुछ हमारे देश में क्या है यानी यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। पूरी दुनिया में क्या है भारत की धरोहर स्थल है। जहाँ पर लोग कह सकते हैं पूरी दुनिया में फेमस धरोहर जहाँ पर लोग कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भाई घूमने-फिरने आ रहे हैं। इसी को हम धरोहर स्थल बोलते हैं। क्या है? ये हमारे देश में धरोहर। भारत में सांस्कृतिक हेरिटेज और धरोहर स्थल जैसे मैंने आपको बताया कौन-कौन से हमारे देश में धरोहर स्थल हैं। तो आप इसकी बाकायदा टेबल बना कर के क्या कर सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं। जैसे हमारे देश में धरोहर स्थल में देखो ताजमहल के बारे में आप सबने पढ़ा है। ताजमहल हमारा तो भाई सबसे बड़े धरोहर स्थल है और उसको लेकर के भी बहुत सारा काम किया गया उसके संरक्षण को लेकर के क्योंकि ताजमहल भाई संगमरमर का बना उसमें कहीं कुछ लग ना जाए ताजमहल को एक प्रकार से प्रदूषण से भी बचाया जाए, ठीक है? इसको लेकर के दूसरा हमारी धरोहर स्थल है भीमबेटका, ठीक है? इसको इसको बचाने को लेकर भी तमाम तरह के अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में प्रयास किए जा रहे हैं। तो धरोहर स्थल जो-जो मैंने आपको धरोहरें बताई हैं, जहाँ पर लोग घूमने-फिरने जा रहे हैं, सारी धरोहर स्थल जैसे मैंने आपको नाम लिया ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, भीमबेटका है, अजंता अलोरा की गुफाएँ हैं, ये सारी क्या है हेरिटेज और धरोहर स्थल में आती हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अगला है मूर्त और अमूर्त धरोहर, ठीक है? सांस्कृतिक धरोहर में अगर हम लोग बात करेंगे देखिएगा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कला है, उत्सव है, खाद्य पहचान है। ये हमारी क्या है सांस्कृतिक धरोहरें हैं, ठीक है? और जैसे हेरिटेज में संरक्षण और पुनर्स्थापन ये सारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो धरोहर क्या है? जैसे आनंद से हम लोग देखते हैं ना, जिसे देख कर के भाई आनंद आता है, समझ होती है, मूल्य दे कर के हम देखते हैं, जिसकी देख-रेख द्वारा की जाती है। तो ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर देखें देखिए ये हमारी होती है ना, बहुत सारी जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम लोग देखें ना, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, जो हमारी संस्कृति अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 9 आपका क्या रहेगा? क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो क्या है? पर्यावरणीय पर्यटन यानी भारत में पर्यावरण को लेकर के कौन-कौन से पर्यटन है। तो भारत में पर्यावरणीय पर्यटन कौन है? जैसे नागालैंड में बात करें तो वहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सारा हमारा पर्यटन है। तो केरल में अगर आप देखें तो केरल में भाई तो अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट को लेकर के गुजरात और असम में ये देखो पर्यावरणीय पर्यटन का मतलब होता है जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे बात करूँगे तो आप केरल में देखें तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे भाई तो हमारी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें केरल के आस-पास पाई जाती है, तो पर्यावरण से समझिए जहाँ पर खास तौर से पेड़-पौधे या जैव विविधता बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी जहाँ पर पाई जाती है, उसको हम पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में देखते हैं। तो नागालैंड में भी अगर आप देखें तो भाई पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरा जंगली इलाका है या पूरा जंगल है, तो ये क्या है? एक प्रकार से पर्यावरणीय पर्यटन है। तो भाई
पर्यावरणीय पर्यटन क्या होता है भाई? अगर पर्यावरणीय पर्यटन पर क्या भाई, अगर पर्यावरण को लोग देखने आएंगे तो उससे हमारा क्या पर्यावरण बढ़ेगा। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पर्यावरण पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, देख रहे हो ना कि पर्यावरण धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं और लगातार कैसे के लिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे कह सकते हैं कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो नुकसान पहुंच रहा है। और पर्यावरणीय पर्यटन बढ़ने से अगर आप लोग देखेंगे तो पर्यावरण को बढ़ाने के लेकर के बहुत सारे हम हमारे देश में क्या है प्रयास किए जा सकते हैं, इसलिए पर्यावरणीय पर्यटन जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और पेपर में आपके ये पूछा भी जा सकता है। तो यानी पर्यावरण को लेकर के जो सारा आप यानी इन्वायरमेंट को लेकर के जैसे आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, वहां के देखने के लिए वहाँ जंगल अच्छा है, वहाँ की जैव विविधता है, जियो में बहुत ज्यादा विविधता, अलग अलग प्रकार के जंगल। आप सबको मैंने बताया ना कि खासतौर से अगर आप देखें जैव विविधता केरल में है, गुजरात में है, असम में है, नागालैंड में है। तो गुजरात में लोग क्या देखने आते हैं? गुजरात में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग भाई गुजरात में गिर जो है वहाँ के शेर और सब देखने जाते हैं। गुजरात में अगर आप देखोगे तो वहाँ का कच्छ का रण है, पर्यावरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। केरल में मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी यानी एक जैव विविधता खूब ज्यादा वहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, असम में भी अगर आप देखेंगे भाई वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, वो पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में फेमस हो चुका है। उसी प्रकार से अगर हम लोग नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे वहां पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। ये एक प्रकार से कह सकते हैं ये पर्यावरणीय पर्यटन, और पर्यावरणीय पर्यटन कह सकते हैं एक प्रकार से कि भाई पर्यावरण को बढ़ाता भी है, और पर्यावरण अगर बढ़ेगा तो भाई वो यानी पर्यटन के साथ साथ वो समाज को और देश को भी क्या करता है ज्यादा फायदा। तो पर्यावरणीय पर्यटन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है क्या चैप्टर नंबर 10वां क्या है? पर्यटन मनोविज्ञान की नई दिशा। यानी पर्यटन मनोविज्ञान में भाई नया क्या हो रहा है? तो वैश्वीकरण पर्यटन मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा नया है। अगर और पर्यटन मनोविज्ञान में अगर आप हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। दूसरा सतत विकास, पर्यटन में हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भाई ऐसा थोड़ी कि पर्यटन टूरिस्ट प्लेस को बनाते चले जाओ और इन्वायरमेंट का ध्यान मत रखो। सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अगर आप देखेंगे तो ध्यान में रखना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्यटक स्थलों को बनाने के पीछे हम लोग इतना अंधाधुंध हो जाए और पर्यटक स्थल बनाने के लिए पेड़ पौधे काट दें, जीव जंतु को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो पर्यटन के साथ साथ हमें सतत विकास को भी ध्यान में रखना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। और पर्यटन में अगर आप देखें तो वैश्वीकरण एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वैश्वीकरण के कारण भी अगर आप देखें तो पर्यटन तो बढ़ रहा है, या पर्यटन पर उसका एक प्रकार से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये 10वां चैप्टर में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें मैंने आपको 10.2 के बता रहा हूँ। ये आ सकता है टॉपिक वैश्वीकरण, समकालीन पर्यटन और सतत विकास। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो 10 के 10 अगर मैं चैप्टर की बात करूँ, जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उतना टॉपिक तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, इसी में से आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है।